रिटेलिएट करेगा। तो क्या तैयारी है हमारी? हमारी तैयारी होनी चाहिए ना। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है ईरान पर अब एतमाद नहीं रहा, ईरान ने अपनी साख खो दी। भयानक जंग का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में धमाकों की आवाज़ें, ये आवाज़ें सुनते ही लोग सड़कों पर निकलकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए। इजराइल ने बॉम्ब्स और मिसाइल किधर मारी? ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसने इजराइल के ऊपर नहीं करी। ईरान ने कतर को मारा, ईरान ने यूएई को मारा, ईरान ने सऊदी अरब को मारा। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर खारजा, नायब वजीर आजम, उनके साथ साथ तुर्किया के वजीर खारजा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे हैं, उस शहर पर हमला होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और भारत जल्द ही, अगर पाकिस्तान स्टेबल रहा, अगर यहां स्टेबिलिटी रही, उम्मीद रखनी चाहिए कि स्टेबिलिटी रहेगी, तो भारत के साथ हमारी ओपनिंग जल्द होने जा रही है। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि है तो इलाकाई जंग। जो इराक, लीबिया, शाम, लबनान, यमन, हिजबुल्ला, हमास, ईरान, सारे जो भी कांटे छोटे बड़े थे चुन लिए, बाकी सारे सजदों में पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, अपनी दुनिया की खैर मना रहे हैं। मसलन अगर ये जंग ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सीरियस करवट ले लेती है तो आपको फिर लगता है कि पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन, किस तरह पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि हमारा ज़्यादा ताल्लुक और डिफेंस पैक्ट तो है सऊदी अरब के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब ईरान जो है वो यूएस को कुछ भी करने के लिए, जैसे मतलब कि ईरान के पास अभी क्या है कि उस टाइप की एक सिचुएशन हो गई है कि वो कभी भी किसी को भी हमला कर देता है और सिया वर्सेस सुन्नी ना हो जाए, इसलिए यूएई और सऊदी उस पर हमला नहीं कर रहे क्योंकि फिर वो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन जो भी हो, ईरान जो है वो किसी को बख्श नहीं रहा है फ़िलहाल, और उसने फिर सऊदी पर अटैक कर दिया क्योंकि ईरान के पास बहाना ये है कि हम ईरान की जनता पर या फिर ईरान की गवर्नमेंट पर हमला नहीं कर रहे, हम अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वहीं से उसके प्लेन उड़कर या फिर उसकी मिसाइलें उड़कर ईरान के अंदर गिर रही है। चलिए ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी को चाहिए पाकिस्तान की मदद। अब पाकिस्तानी, अब समझ सकते हो कि उन्होंने जो एक सिक्योरिटी पैक किया था जिसमें कहा गया था कि भाई सऊदी पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी पर हमला, लेकिन ये होते हुए कुछ भी दिख नहीं रहा। और पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि भाई कोई वॉर तो होने वाली है नहीं, पैसे लेते रहेंगे इनके पास से, लेकिन कुछ ही महीनों में वॉर हो गई उसके बाद। अब पाकिस्तान बिल्कुल भी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखो तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। सऊदी अरब अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का निशाना बन गया है। एक इंतहाई क्रूशल और अहम तरीन मौके पर, टाइमिंग बहुत अहम है ईरान की तरफ से इस हमले की जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर किया गया है। सिनेरियो जो है वो बड़ा ही अहम बन चुका है क्योंकि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इसके साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, इन तीनों ममालिक को वार्निंग दी और इन तीनों ममालिक के शहरियों को कहा कि आप ये इलाके जो हैं ये छोड़ दें और यहां पर हमला होने जा रहा है। अब बात सिर्फ तेल की तनसीबात तक नहीं रही क्योंकि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद भी हिट हुआ है। और ये जो हमला हुआ है, इससे पहले एक खबर ले लें जिससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। रियाद में सऊदी वजारत खारजा ने यह बताया है कि खित्ते के कई अरब रियासतों और मुतअद्दिद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा को एक इजलास के लिए सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से दावत दी गई और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग से पैदा होने वाले हालात में बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया जा सके। इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो भी सऊदीया पहुंचे। उनकी वीडियो जो है सऊदीया पहुंचने की वो भी मंजर आम पर आई। यहां तक कि तुर्की जो कि एक अहम तरीन रीजनल प्लेयर है, अहम तरीन इस्लामी मुल्क है, तुर्किया के वजीर खारजा जो है वो भी सऊदी अरब पहुंचे और डी एस्केलेशन के लिए और अरब ममालिक को इस जंग से बाहर रखने के लिए। देखिए, अरब ममालिक को हिट किया जा रहा है लेकिन अरब ममालिक इस जंग के अंदर बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहे। इस जंग के अंदर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे या रिटेलिएट नहीं कर रहे। अलबत्ता यूएई के एडवाइजर ने जरूर कहा कि अब हम अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए, उन एफर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं काम करेंगे। अब जो ईरान की लार्जेस्ट, ईरान की सबसे बड़ी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कहा जाता है, इस पर अमेरिका और इसराइल ने कर दी जी स्ट्राइक
और इस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की IRGC पासदारान इनकलाब, उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब, UAE और कतर, इन 3 ममालिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, यानी ऑयल और गैस का, अब हम इन 3 ममालिक के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। अब जाहिर बात है ईरान का यह मौकफ है कि अगर हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बच रहा तो फिर किसी भी मुल्क का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचे। ये ईरान की इस वक्त पॉलिसी लग रही है। और इस सब में अब अल जजीरा ये बता रहा है कि ईरान फायर्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस गल्फ। फिर इसके साथ ही साथ रियाद शहर की तरफ दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से, और ये रियाद है, ये सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, इसके हवाले से फिर सऊदी अरब की वजारत दिफा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने ये स्टेटमेंट दी कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी अरब की तरफ आने वाले हमने रोक कर तबाह किया है। अब सऊदी अरब ने ये जो बताया है कि भाई हमने इनिशियली सऊदी अरब ने कहा कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर्न रीजन, फिर इन्होंने कहा 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमारे कैपिटल रियाद के ऊपर दागे गए हैं। और सऊदी अरब ने उसके बाद कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी वेव आई है, एक पूरा बराज आया है, और सऊदी अरब का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हिट करने की ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें अब अमेरिका के अड्डों तक बात नहीं रही, अब बात डायरेक्टली सऊदी अरब, UAE और कतर के अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। और अब एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है जिसमें 2 हिट्स जो हैं वो कंफर्म हो रही हैं। 2 हिट्स जो हैं उनके हवाले से बात सामने आ रही है एज पर द वीडियोज विच आर बीइंग सर्कुलेटेड। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद जो है उस पर बड़ा हमला एन उस वक्त पर होता है जब सऊदी अरब के अंदर बड़ा इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा, नायब वजीर आजम, उनके साथ साथ तुर्किया के वजीर खारजा और अहम तरीन अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के वज़राए खारजा सऊदी अरब में एक इजलास में दारुल हुकूमत में शिरकत कर रहे होते हैं। और एन उसी मौके पर रियाद में, उसी शहर के अंदर 2 जोरदार धमाके जो हैं वो सुने जाते हैं। आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है ये एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट है, एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ मामलात जा रहे हैं, और सिनेरियो जो है वो अब इस वॉर का हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अहमद अवैस साहब, जो ये जंग बढ़ती जा रही है, मसलन अगर ये जंग ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सीरियस करवट ले लेती है तो आपको फिर लगता है कि पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन, किस तरह पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि हमारा ज़्यादा ताल्लुक और डिफेंस पैक्ट तो है सऊदी अरब के साथ। सवाल यह है कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत में वो डिप्लोमेसी नहीं खेल सकेगा, आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। आप देखिए जंग शुरू कैसे हुई थी, तो हमें एक स्टांस लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट जो है वो किसी मुस्लिम कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। और लेकिन सर ये सऊदी अरब, हमारा तो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ है ना, अब सऊदी अरब पे कोई भी हमला करे, मुसलमान या नॉन मुस्लिम कंट्री, तो हमारे लिए तो बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नहीं तो क्या पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करेगा तो सऊदी अरब तो उसके लिए हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, आपको क्या कैसे पता कि नहीं है? हो सकता है वहां जाके वो अभी इकोनॉमिक टाइज बनेंगे। इसका मैं जरा चीमा साहब से अभी टाइज उन्होंने देखे ना इस जी मैं बताऊं अभी उन्होंने, आप सुनिए, अभी उन्होंने इस हमारे डिफेंस पैक्ट के बाद उनके साथ जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाके की है दोबारा से उसने सऊदी अरेबिया ने इंडिया के अंदर। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग्ड LPG कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में LPG गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ को महसूस कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज़ को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है? ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ मौजूद है। और ख़ास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी शॉकिंग सी सारी ये स्टोरी है और एक अजीब किस्म का एक वो सिनेरियो बनता है ये। बहरहाल
देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। लेकिन इतनी ज्यादा हमदर्दियां होने के बावजूद, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इतनी हमदर्दी ईरान के हक में होने के बावजूद भी ईरान ने इंडिया को ऑयल की शिप गुजरने की इजाजत दे दी। इंडियन ऑयल शिप जो उनकी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजर चुकी हैं, एक नहीं दो गुजर चुकी हैं, जबकि अब तक एक भी पाकिस्तानी ऑयल शिप पाकिस्तान में नहीं पहुंची। लेकिन जो नेटो की स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि नेटो अपनी नेवी को स्टेट ऑफ हॉर्मस में भेजे और इस चीज की यकीन दहानी करवाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस तमाम जो शिप्स हैं उसके लिए ओपनली खुली होगी, एक जैसी ही खुली होगी। लेकिन नेटो भी अब इस जंग में हाथ डालने से डर रहा है, इस आग में अपने आप को जलाने से डर रहा है। नो डाउट अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसके नेटो को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं कि अगर अमेरिका ने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर नेटो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगी, नेटो की जो स्टेट्स हैं जो वो अगर अपनी नेवी को नहीं भेजेंगी इस जंग में हमारे साथ के लिए, तो फिर हम भी आने वाले वक्त में नेटो का साथ नहीं देंगे। इस बात का मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम नेटो स्टेट को धमकाते नजर आ रहे हैं कि अगर नेटो हमारा साथ नहीं देगी तो कल को नेटो स्टेट्स में से किसी की भी अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ जंग होती है तो फिर अमेरिका, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेट का, नेटो का साथ नहीं देगा। तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा, यानी कि अब चचा का भरोसा खत्म हो चुका है। तो नेटो स्टेट ये सोच रही है कि अगर आप ईरान को तो फेस कर नहीं सके, कल को हमारी जंग में क्या ही आप हमारी हेल्प करोगे। ऐसा ही चाइना भी ये सोच रहा है, ऐसा ही अगर आप कहें जापान भी ये सोच रहा है और यूके भी ये सोच रहा है, क्योंकि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो भरोसे वाले चचा हैं वो जा रहे हैं बारी बारी मुख्तलिफ स्टेट्स के पास, मुख्तलिफ कंट्रीज के पास कि इस जंग में हमारा साथ दिया जाए। और वो तमाम कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जो सुपर पावर होकर ईरान का सामना नहीं कर पा रहे, या ईरान को डेफिनेटली अगर कोई दो अफ्रीकन या दो पार्टीज की जंग होती है, लड़ाई होती है, तो उनमें से एक भी पार्टी अगर किसी तीसरे के पास, थर्ड पार्टी के पास जाती है, तो उसका मैसेज या इनडायरेक्ट मैसेज यही होता है कि वो पार्टी वीक हो रही है, उसे हेल्प की जरूरत है। और अगर आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है तो उसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि मैं इस टाइम कमजोर हूं ईरान के सामने। क्या ईरान ने नेटो को जाकर बोला, इवन ईरान ने ओआईसी में बोला कि भाई हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि ईरान जानता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मजम्मती बयान दे सकते हैं कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने में क्या है, साथ आप बैठ भी जाएं या खड़े हो जाएं, साथ लेट भी जाएं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ खड़े होने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली, फिजिकली और इकोनॉमिकली ईरान का साथ कोई इस्लामिक कंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे ये चीज मैटर करती है। तो ईरान अगर किसी के पास हेल्प के लिए सच नहीं गया तो और अमेरिका को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये जंग हारता नजर आ रहा है। वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री। मजहबी उलमा होता, मदारिस उलमा होता, दा टूल तवा यावल द काटर मावला दनव कि अमेरिका ته اړ نه کړو پر मुसलमान ملک چې امریکا ته اړ ور چې دا काटर मावन نه بدل کیږي द काटर द मावन मर फतवा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान ने फतवा दिया है पाकिस्तानी के फौज के खिलाफ। जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। उनको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से। और डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार इन्होंने मोटे पैसे पकड़ लिए हैं और पैसे पकड़ने के बाद ये ड्रामा अंदर करवा रहे हैं। घुसकर फौजी हमजा कैंप को उड़ाया है। कहां घुसकर? इस्लामाबाद में घुसकर। करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे, उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में
जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस हम। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इजराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया था। 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य पैसा खाया अपने नापाक लोग है ये हरामी लोग कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं, अभी कह दो कि 100 मरे हैं। जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए, उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे। ऐसा ही हम कहेंगे कि फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान। ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी सिर्फ इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट रोकी है तो उन्हें खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, अब जिस हिसाब से पाकिस्तान की सुपीरियरिटी है अफगानिस्तान के खिलाफ, खास करके एयरफोर्स को लेकर, तो उससे क्या है कि अफगानिस्तान या फिर कहे कि तालिबान जो है ना वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। और इंडिया अगर मदद करना चाहे भी तो इतनी बड़ी एयरफोर्स अचानक से उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता, बहुत खर्चा होता है उसमें। लेकिन जब ये शांत होगा ना, ये तालिबान भूलेंगे नहीं और ये मुनीर को कुत्तों की तरह घसीट कर मारेंगे। किसी दिन न्यूज़ आ सकती है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या फिर 1 साल के बाद न्यूज़ आ सकती है कि आसिम मुनीर जहाँ से कुछ जा रहा था और उसके बाद वहाँ पर आत्मघाती हमला हो गया और मुनीर के चीथड़े उड़ गए, कुत्तों की तरह मारा गया। ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तालिबान ये भूलेंगे नहीं। अभी उनकी मजबूरी है सहना, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स है नहीं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, तो उनकी मजबूरी है सहना और वो सह रहे हैं। अभी हो सकता है तो बॉर्डर पर जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनके साथ ये कांड हो रहा है ना, वो भूलेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पलटवार करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। जंग फर्ज हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग फर्ज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो कुफार के लिए लड़ रही है और जाहिर बात है हमारे ऊपर अमेरिका के कहने के ऊपर हमला कर रही है, इसलिए तमाम मुसलमानों को लड़ना चाहिए। लेकिन 2023 में इन्हीं मौलवी साहब ने जो है, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फतवा दिया था कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और इस्लामाबाद के प्रेशर में कहा गया था कि जनाब उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है। और ये उन्होंने 2023 अगस्त में फतवा दिया था और इन्हीं मुफ्ती साहब ने 2023 अगस्त के बाद 2 साल बाद, अब गुजरने के बाद, अब वो फतवा दे रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है। और पाकिस्तानी फौज की खासतौर के ऊपर उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की हुक्मरानी है और पाकिस्तानी फौज की जो हरकतें हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ये जंग फर्ज कर दी गई है। इसके ऊपर हमने जो अफगानिस्तान हुकूमती जराए से राब्ता किया, अफगानिस्तान हुकूमती जराए का ये कहना है, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये बिल्कुल रस्मी तौर के ऊपर हमने इस फतवे को अभी तक इंडोर्स हुकूमत ने नहीं किया। जी, रस्मी तौर के ऊपर फॉर्मली इस फतवे को इंडोर्स नहीं किया गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंशिएट वो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कर भी दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि अफगानिस्तान के उलमा या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज में एक वाज़े फर्क रखे हुए हैं, अभी तक तो रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो पंजाब के अंदर फौजी किश्तियां लॉन्च की गई हैं। वो फौजी कश्तियां जो है, फौजी कश्तियां क्या कर रही हैं, फौजी कश्तियां अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ जंग को ग्लोरीफाई करने की फौजी कश्तियां कोशिश कर रही हैं। उनको अलग बे पे नहीं पता, जो यहाँ पे टिकटॉकर्स और जुगतबाज किस्म के जोकर्स जो यहाँ पे पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ जंग खड़े करने के लिए। मुशर्रफ दौर में जिस तरह इस्तेमाल किया गया था जब यू टर्न लिया था अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके बाद 20 साल पाकिस्तान में कश्तखून का बाजार गर्म हुआ था। जर्नलों ने तो डबल गेम में, जिस तरह अफगान जहाज में उन्होंने अपने डॉलर आज दिन तक जर्नलों के खत्म नहीं हुए, पिछले 20 साल में जो अमेरिका के साथ डबल गेम करके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे $60 बिलियन भी खा लिया, अन्य पैसा खाया, अपनी जात को भी खूब बनाया, अपने बच्चों को भी बनाया, लेकिन अवाम ने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम ने जो है वो बर्nt बर्दाश्त किया था उस जंग का। और अब यहाँ पे जो है वो कश्तियां लॉन्च की गई हैं। आपको पता ही है किस किस्म की कश्ती है। मैं काफ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, आपको पता ही है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये इसलिए हरकत की जा रही है इस वक्त के बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, तालिबान बोल के उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं सकता। के बाद जहाज जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा।
हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए, उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। वहां पर इनके कुत्ते बैठे हैं, इनके कुत्ते जो ये पाकिस्तानी हरामी लोग, ये हरामी, ये खुद ही पाकिस्तानी अवाम को हम कहते हैं कभी कभी कि सिविलियन की गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी इतने बड़े हरामी हैं कि गजा के लिए ना आवाज़ उठा रहे थे, कह रहे थे कि गजा में जो कुछ हो रहा है और जो इसराइल कर रहा है ये गलत है। इसराइल ने एक टाइम में कहा था कि हमने जो अटैक किया है उनके साथ वहां पर कैजुअलिटी नहीं आई है, उनके बाद सेकेंडरी बॉम्बिंग से वहां पर नुकसानात मिले हैं। और वही बात पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, वो जो तरबूज जैसा मुंह लेकर आता है, उनके को क्या कह दे, वो बंदा कह रहा है कि अफगानिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो लोग मरे हैं, ये मरे हैं इसलिए मरे हैं कि वहां पर सेकेंडरी बॉम्बिंग हुई है। और पाकिस्तान के लोग इतने लल्लू और हरामी लोग हैं, ये इतने नापाक लोग हैं ये हरामी लोग, कि ये आते हैं और मीडिया में बैठकर कहते हैं कि 400 तो नहीं मरे हैं, 400 तो नहीं मरे हैं, अभी कह दो कि 100 मरे हैं। अभी 100 लोग, आप लोगों को 100 सिविलियंस कम दिखाई देते हैं। वहां पर अफगानिस्तान में हर एक मीडिया मौजूद है और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने, अब स्पेशली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने सबको बुलाया था और सबको कह दिया, सबको सबूत दिया और सबको दिखा दिया कि वहां पर कौन मरे हैं, कौन शहीद हो गए हैं। ये तो मजाक की बात नहीं है कि आप करोगे फिर बात करोगे कि हमने ये किया वो किया। ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोग ना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। इसका अच्छा काम जो कह रहे हो ना, इसका बदला हम लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। और आपके लिए ना ये 2 दिन ईद तक बाकी है। हम तो दुआ करते हैं कि ईद से पहले या ईद के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के इतने कुत्ते मर जाए, इतने मुर्दार हो जाए कि ये गिनना भी ना भूल जाए कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और वो होने वाला है। ये मजाक नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों के खून के साथ आपके लोग या अफगानिस्तान के सिविलियंस को आप शहीद करोगे और आप बैठोगे और कहोगे कि हमने अच्छा काम किया है। हम कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अपना मानेंगे। उसके बाद देखते हो किस माँ के लाल की जरूरत है कि काबुल में जहाज लेके जाए, उसको लैंड ना करने दें वापस। हम जैसे वापस मुड़ के पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करें तो अपने 300 किलोमीटर पर जहाज उड़ाए हैं, तो हमें ठोकना चाहिए। ये एक धर्म की लड़ाई है सर, और धर्म इज गॉट नथिंग टू विद फेथ। ये राइट वे है। आपके एक देश है जो एक्चुअली आपकी लड़ाई लड़ रहा है और जिसके साथ हमारे सिविलाइजेशन कॉन्टैक्ट्स भी हैं। हमने उनके लिए काफी कुछ किया है और वो लोग हमें एटलीस्ट बांग्लादेशियों की तरह तो नहीं है ना, मानते तो हैं कि भारत हमारा देश है। आज जो हमारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स वहां जाते हैं, उनसे लोग पैसे नहीं लेते खाने के होटलों में, इतनी गरीबी होने के बावजूद फ्रूट्स दे देते हैं फ्री में कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू एंड दे लव यू। तो हम उनको उनकी रक्षा क्यों ना करें? हम उनको ठीक है ऑफेंसिव पावर ना दें, हम उनको ऐसा ना करें कि पाकिस्तान में हमारे हथियार लेके कुछ एक्चुअली उनको बचाने की तो हमें कुछ करना चाहिए ना सर। बलोचों को आप एथिकली गलत हो जाएगा, वो इंसर्जेंसी है, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर है, आप ओपनली नहीं कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था हम कर रहे हैं शर्म अल शेख में, वो अलग है। अफगानिस्तान एक देश है, उसकी एक सरकार है, गुड बैड अगली हम कौन होते हैं? वो उनकी देश चल रहा है ना सर, दे आर सर्वाइविंग। उनकी करेंसी पाकिस्तान से करेंसी से ज़्यादा अच्छा कर रही है। वहाँ पे पाकिस्तान जैसा बुरा हाल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, एक सिस्टम चल रहा है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों अपने आप को एक्सर्ट नहीं करते सर? वर्ल्ड स्टेज पे आप खेलना चाहते हो तो आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दें कि डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ईरान के साथ रशिया ने किया है सर। पिछले जून के अटैक होने के बाद ईरान, जिसको रॉग नेशन कहते हैं, तो जिसके पीछे पूरा वेस्ट पड़ा है, उसके साथ रशिया ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। हालांकि उसने वैसे वाला म्यूचुअल डिफेंस दिखाया नहीं। हमें कौन रोकता है सर? हमें अफगानिस्तानियों को आज बचाने के लिए एक कागज के ऊपर साइन किए हुए काफी है, फिर देखेंगे पाकिस्तान की जरूरत कितनी है। आज उनको पता था कुछ नहीं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी ईरान की जो इंटेलिजेंस है इंतहाई कमज़ोर और नाकिस है। और वो कब से अपने सीनियर लोगों को, साइंटिस्ट को, उलमा को, जर्नैलों को, सबको मरवाई जा रही है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, जो उनकी टीम है, उसके अंदर मैं इसको यहूदियों की इंतहा पसंद सोच कहता हूं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ के हाथ के ऊपर काफिर का टैटू, क्रूसेडर्स का टैटू, जंग की बातें, और वो तो छोड़िए अपने कपड़ों के ऊपर काफिर लिखते हैं, अपने टैंकों के ऊपर काफिर लिखते हैं। और एक बात वाजे है कि इजराइल एक मजहबी जंग लड़ रहा है ईरान के साथ, और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। इसराइल को बनाए इसलिए गया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब है वो स्टेबल ना हो सके, अनरेस्ट है, और उस अनरेस्ट की वजह से आलम इस्लाम इकट्ठा नहीं हो सका। अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इजराइल आपका दुश्मन है, याद रखिए। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सऊदी अरब का जो तहम्मुल है, बर्दाश्त है, वो तो मिसाली है और अभी तक उसने जवाब ही नहीं दिया। और अभी भी उस कोशिश उसकी यही है कि ये मामला अमेरिका और ईरान के दरमियान रहे और मुसलमान आपस में न लड़ें। कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
बल्कि उनके जो की मेंबर्स हैं टीम के, उनकी तरफ से भी, और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे लगता है कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रही है। इस जंग को और एक्सटेंड करने के लिए कोई जवाब बनाया जाए, जैसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बाय द वे इंडिया बड़ा माहिर है, मगर इसराइल भी बहुत माहिर है। जाहिर है इस कौम के 78 साल ज़ाया हो गए, तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल है। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री कुछ और होती है और पाकिस्तानी अपने हिसाब से हिस्ट्री कुछ और ही बताते हैं। अब उनका कहना ये है कि इज़राइल का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो ये जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर शांति बिल्कुल ना बनी रहे। अगर मान लीजिए इज़राइल ना होता तो वहाँ पर शांति बनी रहती और उम्मा बिल्कुल ही इकट्ठा रहता। अब उसमें एक झोल है, झोल ये है कि मान लीजिए कि इज़राइल नहीं होता वहाँ पर, तो क्या सारे सुन्नी और शिया जो है वो मिलकर रहते? अगर मान लीजिए अगर आप देखिए यहाँ पर एक इज़राइल वाली सिचुएशन तो है, लेकिन शिया सुन्नी वाली भी सिचुएशन है। लेकिन दो कंट्री ऐसे हैं, कतर और सऊदी, जो एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते। क्या वो शिया सुन्नी है? दोनों सुन्नी है। तो ये स्टेटमेंट पास करना कि भाई इज़राइल को इसीलिए यहाँ पर बनाया गया था कि भाई मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी ना रहे और इसीलिए है जो उम्मा इकट्ठा नहीं रह पाता। अभी किसने मना किया है आपको इकट्ठा रहने के लिए? अब सारे एक हो जाओ, UAE हो जाओ, सऊदी हो जाओ, ईरान हो जाओ, सारे एक हो जाओ और बोल दो हमला इज़राइल पर। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि सबको अपना भी उल्लू सीधा रखना है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। सेठी साहब, आपका एनालिसिस बता रहा है कि इस वक्त तक ईरान की जो नफसियाती बर्तरी है वो यूं एस्टैब्लिश्ड है कि उसने एक तरफ से अबनाए हुर्मुज़ को गर्दन से दबोच रखा है। ये लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि कुछ खतरात के इशारे दिए जा रहे हैं। कुछ अमरीकी एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि 9/11 जैसा कुछ हो सकता है, और इस बयान को तब तकवीयत मिली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि ईरानियन स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हमारी निगाह है, मगर कुछ हो सकता है। ये किस नौइयत का इंतबाह है अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से? देखिए आयशा, ये एक नया ड्रामा है, ईरानियन स्लीपर सेल्स। देखिए, सब दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं कि जिस किस्म का हमला किया गया है ईरान के ऊपर, लोगों को मारा जा रहा है, पैलेस्टीनियंस को भी और ईरानियंस को, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बैकलैश आएगी ना इसकी। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सुन्नी और शिया इकट्ठे हो गए, तो कहीं ना कहीं तो बैकलैश आएगी। और वो बैकलैश आती है इसी तरीके के साथ कि कहीं ना कहीं कोई एक्ट्स ऑफ वायलेंस होते हैं जिनको टेररिज्म कहा जाता है, कि कोई ना कोई बंदा उठ के या कोई उठ के कोई ना कुछ कर देते हैं, और फिर ये शोर पड़ जाता है कि जी देखिए जी ये ईरान ने करवाया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम सब कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक्ट ऑफ वायलेंस, रिवेंज होगा। अभी मैंने सुना है एक साहब है, उन्होंने उनके बेटी और बेटा मारे गए हैं इन द बॉम्बिंग। वो शायद यूके में थे या कहीं, तो उन्होंने मतलब बंदूक निकाल के स्टार्टेड फायरिंग बिकॉज ही वाज सो अपसेट। जाहिर है, तो मतलब इस किस्म की चीजें तो होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ स्लीपर सेल्स थे। अलबत्ता ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस जंग को और एक्सटेंड करने के लिए या कोई और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने के लिए कोई जवाब बनाया जाए, जैसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बाय द वे इंडिया बड़ा माहिर है, मगर इसराइल भी बहुत माहिर है। अभी आपने देखा इसराइल ने जो बमबारी की है ऑन सिविलियंस इन सऊदी अरेबिया फॉर एग्जाम्पल, जी ईरान ने कहा हमने नहीं किया ये, जी। और ये अब टकर कार्लसन बता रहे हैं हमें, ये हम नहीं कह रहे। ये अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो राइट विंग जर्नलिस्ट है, जिसने ट्रंप के लिए वोट दिया था प्रॉब्ली, वो ये कह रहा है कि ये मोसाद एजेंट्स जो है वो इस किस्म का काम कर रहे हैं और करेंगे ताकि ये जो तजाद है बिटवीन ईरान एंड द गल्फ किंगडम्स ये बढ़े और कोई ना कोई डेवलपमेंट हो। तो ये तो इसराइल करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका में भी हो सकता है, बिकॉज अमेरिका के अंदर तो इसराइल का बहुत बड़ा हाथ, हर जगह पे वो पहुंचा हुआ है, वहां तो हर किस्म की चीज हो सकती है। इसी तरीके के साथ 9/11 का भी इशू जो है उसके ऊपर भी बहुत साइंटिफिक एविडेंस सब इकट्ठी हो रही है कि वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सही है कि लोगों को उकसाया गया कि आप ये करें, मगर तैयारी ये थी कि ये हमने ये बिल्डिंग्स को गिराना है, वाया एक्सप्लोजन्स जो कि रिग की हुई थी, और उसके बाद हमने फिर वी हैव टू गो एंड फिनिश ऑफ अफगानिस्तान एंड देन वी हैव टू गो टू सीरिया एंड इराक
एंड सो ऑन। इराक के लिए तैयारी थी वो, और उसके लिए ये चीज जरूरी था। अब ये बातें तो सारी अब बाहर आ गई है ना, और तो इसलिए मैं समझता हूँ, और ये इजराइल ने जो हमास वाली बात की है, ये जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इसके पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने फैसला किया था कि हमने ये करना है, क्लीन आउट करना है, जेनोसाइड करनी है, उसके लिए बहुत बड़ी कोई चीज की जरूरत थी। उन्होंने हमास को इनकरेज किया, उनका ख्याल था 1000 बंदे मारे जाएंगे मगर हमें जवाब मिल जाएगा, और वो फिर हुआ। तो ये हो नहीं सकता था कि 1 साल से हमास तैयारियां कर रहा था, इनको पता नहीं था। ये तो कहते हैं कि पत्ता हिलता नहीं है, इनको सब कुछ पता होता है इनको। तो ये कैसे हुआ कि इनको पता ही नहीं चला, और वो आ गए और उन्होंने बंदे मार दिए, बंदे किडनैप करके ले गए। मगर उनको जवाब कितना बड़ा मिला, उन्होंने गाजा के बंदे मार दिए, 1 लाख से ज्यादा बंदे मार दिए, इविक्ट कर दिए सबको, और उसके बेसिस के ऊपर अब वो ईरान की तरफ आ गए। और उन्होंने पहले लिबिया और सीरिया को किया, एंड नाउ दे आर अप्रोचिंग ईरान। तो मतलब है कि उनको तो जवाब चाहिए होता है। तो अब ये है कि ये कह रहे हैं लोग कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं खत्म करूं इस बात को, निकलूं इस दलदल से, तो कोई फॉल्स फ्लैग ही ना हो जाए, फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि देखो इन्होंने ये किया, हम तो बात निकलने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने इसके पीछे ईरान है वगैरह वगैरह, और फिर से ये कोई और मतलब एक ड्रामा ना कर दे। हाँ। तो ये खतरा है, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा है, इजराइल करेगा, और किसी न किसी स्टेज पे फिर डोनाल्ड ट्रंप को भागने नहीं देगा इस जंग से। वो चाहते हैं कि ये जंग लंबी हो और ईरान को तोड़ दिया जाए और खत्म कर दिया जाए, और जब तक ये होगा नहीं तो इजराइल लगा रहेगा अपने काम। मिशिगन और वर्जीनिया में 2 वाकयात ऐसे हुए भी हैं, लेकिन अभी FBI उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसके पीछे क्या कोई ऐसा महरक हो सकता है या नहीं। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में 2 करारदादें आती हैं, 2 फ़िरक़ैन पेश करते हैं। एक खलीजी ममालिक के मौक़िफ़ ये अक्कास है और दूसरी तरफ रशियन मौक़िफ़ है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दोनों करारदादों की हिमायत करता है। 2 मौक़िफ़ कैसे एक हो सकते हैं? बात यह है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है जी। एक तरफ वो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, और साथ साथ पाकिस्तान के वर्कर्स भी हैं गल्फ के अंदर, तो और साथ ये भी है कि वो हमारी सारी तजारत जो है वो अमेरिका और यूरोप के साथ है, तो उनसे भी अलहदा नहीं हुआ किया जा सकता। तो हम बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में हैं, और इस सिचुएशन में ईरान की तरफ भी ये कहा गया है कि जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है UAE वगैरह का और सऊदी अरेबिया का, उनके ऊपर ना अटैक आए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर पार्ट ऑफ द डिफेंस ओवर देयर। तो बड़े मुश्किल हालात है और बड़ी मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट